ठीक है। चलो कहां तक पहुंचे हम लोग? आगे आ जाओ। कॉपी वॉपी लाए हो या घूमने आए हो? देखिए, हमने किसी भी देश में शासन प्रणाली के 3 अंग देखे। कितने अंग? 3। और वो 3 अंग है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब एक यहां पर बच्चों थोड़ा सा डेवलपमेंट में आपको समझाता हूं, जो बोर्ड वर्क के तौर पे काम की बात है। क्या है? विधायिका जो है इसको हम 2 स्तर पर डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है संघ स्तर पर और एक होता है राज्य स्तर पर। समझना है ढंग से। दिख रहा है आपको? एक संघ स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर। कार्यपालिका को भी 2 स्तर पर डिवाइड किया जा सकता है, संघ स्तर पर और राज्य स्तर पर। क्योंकि हमारे देश में दोहरा शासन है। कैसा शासन है? दोहरा। तो ड्यूअल गवर्नमेंट बोलते हैं। ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है केंद्र में भी गवर्नमेंट है और राज्य में भी गवर्नमेंट है। और न्यायपालिका को भी हम सेम इसी तरीके से 2 स्तर पर डिवाइड कर सकते हैं, संघ स्तर और राज्य स्तर। अब यदि हम ये बात करें कि जो शासन प्रणाली संघ स्तर पर है और शासन प्रणाली राज्य स्तर पर है, उसमें एक फर्क है। और वो फर्क क्या है? संविधान में इसका उल्लेख है भाग 5 में। कौन से भाग में है? 5। और इसका उल्लेख है भाग 6 में। और आप जानते हैं बच्चों, संविधान में कुल कितने भाग होते हैं? 22। कितने भाग होते हैं? 22। वैसे भागों में भी उपभाग जुड़े हैं तो भागों की संख्या और बढ़ गई। जैसे मूल अधिकार भाग 3 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो नीति निर्देशक सिद्धांत है भाग 4 है, और उसके बाद 4A बाद में जुड़ा। 4A बाद में जुड़ा तो मूल कर्तव्यों का भाग 4A जुड़ा। तो कहीं 4A है, कहीं 9A है। ऐसे करके भागों में भी उपभाग जुड़े हैं। यदि पूछा जाए कि भारतीय संविधान के 2 भाग जो है इनके अंदर अनुच्छेद कितने हैं, तो भाग 5 जो है इसके अंदर अनुच्छेद है आर्टिकल 52 से 151। आर्टिकल शुरू होते हैं कहां से? 52 से 151। और भाग 6 के जो आर्टिकल शुरू होते हैं बच्चों, वो 152 से शुरू होते हैं और 237 तक जाते हैं। इसका मतलब भारतीय संविधान के अंदर आप ये कह सकते हैं 2 भाग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को समर्पित है। और वो 2 भाग कौन से हैं? भाग 5 और भाग 6। और कहां से अनुच्छेद शुरू हो जाते हैं? 52 से लेकर 237। यानी लगभग आप मान के चलो 52 से 237 का मतलब 200 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद? 200। ऐसा कह सकते हैं हम, लगभग 200, थोड़ा कम होंगे, लेकिन 200 अनुच्छेद पूरी तरह से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को समर्पित है। अब जैसे हम इसमें संघ स्तर पर विधायिका की बात करें तो ये अनुच्छेद शुरू होते हैं 52 से लेकर, यहां से शुरू करते हैं हम। ये शुरू होते हैं 52 से 78। 52 से लेके 78। और विधायिका शुरू होती है 79 से 123। 79 से 123। और उसके बाद न्यायपालिका शुरू होती है 124 से 147। अब आप कहोगे सर यहां तो आपने कहा था 52 से 151, तो 4 अनुच्छेद और बाकी है। वो 4 अनुच्छेद एक पद होता है जिसे हम बोलते हैं सीएजी। क्या बोलते हैं? सीएजी, कैग बोलते हैं। ये भारत सरकार के खर्चों का हिसाब किताब लेता है, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है। इस पद का उल्लेख है अनुच्छेद 148 से लेके 151। अब आपके सामने रेड में जितना लिखा हुआ आप समझ रहे हैं, ये भाग 5 है। कौन सा भाग है? 5। 52 से लेके 151। तो 52 से 78 तो है कार्यपालिका,
और जब हम ये कार्यपालिका पढ़ेंगे तो इसमें बच्चों क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे नंबर 1 राष्ट्रपति। क्या पढ़ेंगे? या तो इसको नंबरिंग देख के लिख लें, ज्यादा अच्छा है। नंबर 1 क्या हो गया? राष्ट्रपति। नंबर 2 उपराष्ट्रपति। नंबर 3 प्रधानमंत्री। नंबर 4 मंत्रिपरिषद। और नंबर 5 यहीं पे लिख लें महान्यायवादी। एक पद और होता है महान्यायवादी, ये भारत सरकार का वकील होता है। क्या बोलते हैं? महान्यायवादी। कितने पद हो गए? 5। तो यदि किसी को पॉलिटी की शुरुआत भारत के स्तर पर, जैसे हम पढ़ते हैं जब पॉलिटी, तो पॉलिटी 3 तरह से डिवाइड हो जाती है। एक होती है फंडामेंटल पॉलिटी। फंडामेंटल पॉलिटी की शुरुआत भाग 4A तक है। जैसे हम उसमें ये पढ़ते हैं मूल अधिकार क्या होते हैं, मूल कर्तव्य क्या होते हैं, नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, प्रस्तावना क्या होती है, संविधान की विशेषताएं क्या होती है, संविधान कैसे बना, संविधान सभा कौन थी, उससे पहले भारत शासन अधिनियम जितने थे 1919, 1935, इसको हम बोलते हैं भारतीय संविधान के निर्माण से लेके मूल कर्तव्यों तक। भारतीय संविधान के निर्माण से लेके मूल कर्तव्य, जिसमें आपने कभी नाम सुना हो, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। यदि हम उनका ज्ञान पढ़ें तो पॉलिटी को हम बोलते हैं फंडामेंटल पॉलिटी। इंग्लिश वर्ड है, क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। फिर पॉलिटी का दूसरा भाग शुरू होता है बच्चों, जिसे बोलते हैं इंडियन पॉलिटी। क्या बोलते हैं? इंडियन पॉलिटी। और ये इंडियन पॉलिटी आपकी शुरू हो जाती है इस टॉपिक से। किससे शुरू हो जाती है? राष्ट्रपति। और ये राष्ट्रपति से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। राष्ट्रपति से लेके सुप्रीम कोर्ट। और इसमें राजस्थान नहीं, राजस्थान को छोड़ के भारत के जितने आयोग है, नेशनल लेवल पे जितने कमीशन है, जैसे आपने नाम सुना होगा, यूपीएससी है, चुनाव आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, सूचना आयोग है, नाम सुने कभी? नीति आयोग है। ये सब हमें पढ़ने पड़ते हैं इंडियन पॉलिटी में। सिलेबस को समझने का तरीका है। अब यही हमें यदि राज्य स्तर पर पढ़ना हो तो मैं अनुच्छेद थोड़ा बदल देता हूं। राज्य में अनुच्छेद है, कहां से शुरू किए थे हमने? 152। तो हम यहां 152 से लेके 167, यहां पर हम रखेंगे 168 से लेके 213, और यहां पर हम रखेंगे 214 से लेके 237। यानी राज्य में भी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब जब हम राज्य में बच्चों पढ़ेंगे तो हमारे टॉपिक ऐसे होंगे। नंबर 1 टॉपिक, जहां राष्ट्रपति पढ़ा वहां क्या पढ़ेंगे? राज्यपाल। राज्यपाल। नंबर 2 मुख्यमंत्री। नंबर 3 मंत्रिपरिषद। क्या पढ़ेंगे? मंत्रिपरिषद। और नंबर 4, जैसे देश में महान्यायवादी होता है वैसे राज्यों में महाधिवक्ता। तो ये 4 टॉपिक, क्योंकि राज्यपाल के बाद एक पद होता है उपराज्यपाल, लेकिन वो भाग 6 से रिलेटेड नहीं होता बच्चों, भाग 8 से संबंधित होता है। भाग 8 है केंद्र शासित प्रदेश। और उपराज्यपाल राज्यों में नहीं होता, कहां होता है? केंद्र शासित प्रदेशों में। जैसे राजस्थान में कोई उपराज्यपाल कभी नहीं होगा, उपराज्यपाल होगा दिल्ली में, पुदुचेरी में। ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। क्योंकि यहां पे क्या, ये राज्य नहीं है, ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। पहले स्ट्रक्चर समझ लो आप, क्योंकि ये 3 पॉइंट समझने से आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। अब यदि यही बात हम विधायिका में करें, कहां पे करें? विधायिका। तो विधायिका में हम क्या पढ़ने वाले हैं? विधायिका में बच्चों सबसे जरूरी चीज है, पहला टॉपिक है संसद। क्या पढ़ेंगे? संसद। और संसद के अंदर फिर से बच्चों 3 बातें डिवाइड हो जाती है। एक होता है प्रेसिडेंट, एक होता है राज्यसभा, और एक होता है लोकसभा। अब कोई बच्चा ये डाउट कर सकता है कि सर आपने अभी कहा राष्ट्रपति तो कार्यपालिका का पार्ट है। हमारे देश में राष्ट्रपति कार्यपालिका का पार्ट भी है और विधायिका का पार्ट भी है। समझ आ रही बात? यानी राष्ट्रपति दोनों जगह काम करता है, कार्यपालिका में भी और विधायिका में। यदि यही चीज हम यहां पर पढ़ें तो इसमें भी पहला टॉपिक जो हमारा डेवलप होगा वो होगा राज्य विधान, बोलो तो सही, मंडल। क्योंकि संसद तो हर कोई बोल देता है, राज्य विधानमंडल की प्रैक्टिस नहीं होती।
अब राज्य विधानमंडल जब पढ़ोगे तो इसके भी 3 भाग होते हैं बच्चों। एक होता है राज्यपाल, एक होती है विधान परिषद और एक होता है विधान सभा। जैसा मैंने कहा ये कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। तो विधान परिषद सब जगह नहीं है। इसके बाद हम दोनों जगह क्या पढ़ते हैं? जो दूसरा टॉपिक है मैं कॉमन लिख रहा हूं, कानून निर्माण की प्रक्रिया, जो मैं ऑलरेडी आपको थोड़ी बता चुका हूं। केंद्र में भी और राज्यों में भी ये विधायिका का पार्ट होता है। तो हम ये देखते हैं मनी बिल क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, संविधान संशोधन बिल क्या होता है। इससे सवाल बहुत अच्छे बनते हैं। कौन से टॉपिक से? विधायिका से। ज्वाइंट सेटिंग क्या होती है, अध्यादेश क्या होता है, इस तरह के सवाल खूब आते हैं। और ये सवालों पर जिनकी अप्रोच अच्छी है उनको मान के चलिए यही चीज स्टैंडर्ड से शुरू होती है कांस्टेबल से। और जैसे मुझे सिर्फ मैं आपको एक हिंट ही दूंगा, मेरा कोई सिर्फ एक अप्रोच होता है, सोच होता है कि अभी रिसेंटली ऐसे कौन लोग हैं जो आपके पेपर सेटर है, कहां से पेपर बनता होगा। तो वो सोच हमारी सिर्फ ये होती है कि एग्जामिनर आजकल अप्रोच क्या बना रहा है। मैं थोड़ा सा एनालिसिस करने वाला आदमी हूँ, मेरा एनालिसिस वैसा नहीं है कि पेपर कहां से लेना है, ठीक है। इस तरह की चीजों में हमारा बिलीव नहीं होता। सोच ये होती है कि सबसे बड़ी बात ये होती है पेपर कौन बना रहा है। स्पेशली अभी ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, आपके स्पेशली जो ये थर्ड ग्रेड के पेपर बन रहे हैं, पटवारी के पेपर, आरएएस के पेपर, एसआई के पेपर, पिछले कुछ वर्षों से पॉलिटिकल साइंस में एक, जहां तक मुझे लगता है कि शायद उन्हीं का पेपर सेट होता होगा, पाली से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने एक कसम खा रखी होगी, शायद कुछ ऐसा पैनल है कि इस बार ऐसा सवाल पूछे जाए जो कोचिंग के दायरे से क्या हो, बाहर हो। तो रिसेंटली जो सेकंड ग्रेड के जीएस में और सेकंड ग्रेड के एसएसटी में जो सवाल आ रहे हैं, सेकंड ग्रेड के जीके में और सेकंड ग्रेड के एसएसटी में और फर्स्ट ग्रेड की पॉलिटी में जो सवाल आ रहे हैं, स्पेशली पीटीआई में जो सवाल आ रहे हैं, आप ये भी समझो पीटीआई का पेपर भी बहुत टफ रहा है। तो मेरा मानना है कि ये पेपर सेटर जो है ये सोचकर पेपर बना रहे हैं कि इस बार ये पेपर एग्जामिनर की अप्रोच से भी टफ हो। तो बच्चों मुझे पूरा भरोसा है यदि हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड से पढ़ेंगे तो हम उनकी अप्रोच तक पहुंच जाएंगे। एग्जामिनर चाहे कोई हो, पेपर सेटर चाहे कोई हो, क्योंकि ये सोच हमेशा डेवलप करनी जरूरी है। पेपर कौन बनाता होगा, कैसे बनाता होगा, उसका नाम हमें कंफर्म नहीं करना, क्योंकि हम इंटीग्रिटी का पालन करने वाले लोग हैं। हमें सत्यनिष्ठता पर जॉब लेनी है, गंदे तरीके से नौकरी नहीं लेनी। क्योंकि आज हम लोग जो पढ़ा रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन है। सुबह से शाम तक अपनी मस्ती से पढ़ाते हैं, नॉलेज है तो पढ़ाते हैं। शाम का भोजन बहुत मस्ती से होता है। ये टेंशन नहीं है कि एसओजी आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी, पकड़ लेगी। ऐसा काम न कभी किया न कभी होगा। और ऐसा काम जो हरामखोर करते हैं, मैं तो कह रहा हूं गवर्नमेंट उनको सख्ती से पकड़े, ऐसे बदमाशों पे थोड़ा पहरा लगाए, ताकि बेरोजगार युवाओं में एक अच्छा मैसेज जाए कि तैयारी करने वाले बच्चे का चयन होता है। समझ आ रही बात? लेकिन आप हमेशा ये मान के चलो कि हमें पेपर एनालिसिस करना चाहिए, और इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं। हमेशा बच्चे को पढ़ाई के दौरान दो चीजों को हमेशा अपने कंटेंट के तौर पे रखना चाहिए। पहला है सिलेबस, ताकि हमें सिलेबस, जो सिलेबस हमारी परिधि है, सिलेबस हमारी क्या है, या हम ये कहें लक्ष्मण रेखा है, उस लक्ष्मण रेखा को हमें क्या नहीं करना है, लांघना नहीं है। लक्ष्मण रेखा को क्या नहीं करना है, मतलब कई बार बच्चा सोचता है मैं ये भी पढ़ लूं, मैं वो भी पढ़ लूं। आप एनसाइक्लोपीडिया नहीं बन सकते, आप दुनिया में कंप्यूटर जितना ज्ञान अपनी मेमोरी में अर्जित नहीं कर सकते। हम मशीन नहीं है, इंसान है, तो बहुत सारी चीजें हमारे कॉन्शियस माइंड में रहती है और बहुत सारी चीजें कॉन्शियस माइंड से निकल जाती है, अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और ये हमारी प्रवृत्तियां होती है। तो मेमोरी आप जो पढ़ोगे तो सीधी सी बात है, एक होता है चेतन मन और दूसरा होता है अचेतन मन। हर चीज को चेतन अवस्था में रखना संभव नहीं होता, क्योंकि हम इंसान हैं। एक बार पढ़ेंगे, दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। जो इंसान एक बात को 10 बार 20 बार पढ़ लेता है, उस पर प्रैक्टिस करता है, उस पर रिवीजन करता है, वो चीज उसके दायरे से कभी बाहर जा ही नहीं सकती। जैसे आज हम लोग पढ़ा रहे हैं तो क्या है, प्रैक्टिस है। शायद 800-900 बैच लेने का अनुभव है पॉलिटिकल साइंस में। समझ आ रही बात? तो यदि कोई विषय को लेके विशेषज्ञ होता है तो उसके पीछे रीजन है। पहला बैच हमने भी कहीं पढ़ाया होगा तो लगा होगा कि कहीं कोई डाउट क्रिएट नहीं हो जाए। वो अचंभा, वो सिचुएशन शायद हर इंसान के जीवन में आती है। जब आप टीचर बनोगे, पहली बार किसी को पढ़ाओगे,
तो हिचकिचाहट होगी, लेकिन धीरे 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 आपकी प्रवृत्तियों में डेवलप हो जाएगा। तो ये सारी बातें समझो आप कि हमें स्ट्रक्चर समझने जरूरी होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में यदि स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, जनरली बच्चे आप समझो, हमारे भारत में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि यदि कोई पेपर पे काम करने वाला विशेषज्ञ भी है, तो सबसे पहले क्या करेगा, ऐसे टॉपिक को उठाएगा जहां से सिलेबस दिया हुआ है। मेरा मानना है कोई जरूरी नहीं है कि जहां से सिलेबस दिया वहां से पढ़ो, आप सिलेबस को इस तरह से एडजस्ट करो ताकि सारी चीजें आ जाए, लेकिन बच्चे का टॉपिक जहां से न्यू बनती हो। अब जैसे हम लोग यदि इन 3 टॉपिक को समझते हैं तो हमारी पॉलिटी का 70% सिलेबस जो है ना, वो इसमें तैयार हो जाता है। अब बताओ, आपके सिलेबस में राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति आते हैं कि नहीं आते, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, भले ही लिखा हुआ नहीं है लेकिन पढ़ना होता है कई जगह। अब जैसे पटवारी के सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, देखिए, संघ और राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और ग्रेड में जो आपका मेंस वाला पेपर होता है, रीट में जैसे आप लेवल क्लियर कर लेते हो, उसके बाद कौन सा पेपर होता है, मेंस, जिसको आप क्या बोलते हो, 3rd ग्रेड। उसमें क्या लिखा हुआ है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली। तो सारा आ गया, शासन प्रणाली यही होती है। आप समझ गए बात। तो इसका मतलब है पढ़ना सब है। और कुछ एग्जामिनर बहुत बढ़िया, मतलब जो इवन जो सिलेबस मेकर होते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं, वो बच्चे को एलोकेट कर देते हैं आपके सिलेबस में ये चीज है। मुझे ऐसा लगता है जो 2nd ग्रेड का सिलेबस है, इवन जीके का प्लस सब्जेक्ट्स का, चाहे आपका साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, मेरा मानना है कि वो सिलेबस बहुत बढ़िया से इन्होंने बनाया है। 1st ग्रेड में अभी डाउट है, उसका रीजन है कि जीके के पेपर में बहुत सारे संशोधन होने बाकी है, और सुनने में आ रहा है कि जीके में सबसे ज्यादा वेटेज किसका होगा, राजस्थान का। और राजस्थान जीके, इंडिया जीके, साइकोलॉजी, इस पोर्शन को बढ़ाया जाएगा। तो आप मान के चलिए 1st ग्रेड में सपोर्ट है, 2nd ग्रेड से जुड़ा हुआ सिलेबस है। 3rd ग्रेड का सिलेबस इन्होंने थोड़ा ब्रॉड बनाया, मुझे ऐसा लगता है कि 2nd ग्रेड जीके और 1st ग्रेड जीके से कंपेयर करें तो 2nd ग्रेड जीके का सिलेबस कंपैरेटिव ठीक है, क्योंकि उसमें मैं कल ही सर से थोड़ा सा मजाक में हम लोगों की बात चल रही थी कि साइकोलॉजी आप पढ़ा रहे हो, हिस्ट्री कल्चर ये कह रहे हैं मैं ही पढ़ाऊंगा, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर। अब बचा इसके बाद में पॉलिटी, जो मैं पढ़ाऊंगा। तो पॉलिटी के साथ मैंने अभी आपको कहा कि एक होती है इंडियन पॉलिटी, एक होती है स्टेट पॉलिटी, एक होती है फंडामेंटल पॉलिटी। ये 3 तो आपके है ही है। 2nd ग्रेड के सिलेबस वालों की एक पॉलिटी का पार्ट और है, जिससे बोलते हैं इंटरनेशनल पॉलिटी। क्या बोलते हैं, यानी पॉलिटी 4 भागों में। इतनी पॉलिटी आपको किसी ग्रेड में नहीं मिलेगी जितनी 2nd ग्रेड में है। और 2nd ग्रेड का सबसे बड़ा वेटेज ही कौन से सिलेबस का है, साइकोलॉजी के 20 सवाल फिक्स है, और पॉलिटी के राजस्थान मिला के कम से कम 32 सवाल फिक्स है। तो आप समझ लो सबसे बड़ा वेटेज वाला पार्ट किसका है, मेरा है। समझ रहे हैं? तो हम उसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमारे दायरे से बाहर ना हो। अब हमारे पास समय भी है, तो चीजों को डेप्थ में ले जाना, चीजों को समझना, चीजों को एनालिसिस करना, चीजों पे कमांड क्रिएट करना, ये हमारी प्रवृत्तियों में रहेगा। ठीक है, तो आप पहले समझोगे थीम आपकी क्या है। अब कई बार जैसे शुरुआत की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, आज हम पढ़ने वाले तो कार्यपालिका है, लेकिन हमें अंदाजा हो कि कार्यपालिका कौन सी होती है। कार्यपालिका में कौन आता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। वैसे उपराष्ट्रपति जो होता है, इसका उपराष्ट्रपति के रूप में कोई रोल है ही नहीं। कभी कोई पूछे उपराष्ट्रपति क्या काम करता है, तो उत्तर है कोई काम नहीं करता। तो चूंकि संवैधानिक पद है तो हम गरिमा से ही बात करेंगे। कोई काम नहीं करता मतलब क्या है, तो हम कहेंगे वो उपराष्ट्रपति के रूप में कोई काम नहीं करता। वो 2 रूपों में कार्य करता है। एक तो वो राज्यसभा को पद से ही चेयरमैन होता है, यानी राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, उसका सभापति होता है। और एक वो राष्ट्रपति यदि एब्सेंट है तो उसकी एब्सेंस में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। बातें दोनों अनुच्छेद 64 और 65 में लिखी हुई है। अनुच्छेदों को पढ़ना बहुत सरल है, अनुच्छेद हमारे टिप पे हो सकते हैं। अनुच्छेद याद करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है स्टेप बाय स्टेप रिवीजन। वो बाद में होगा, अभी आपकी शुरुआती कक्षाएं हैं तो चिंता मत करिए। लेकिन मान के चलिए कि थोड़ा सा बोर्ड पे हम समझे कि स्ट्रक्चर कैसा है। क्लास में आते हैं टीचर का सबसे पहला काम स्ट्रक्चर समझ में आ जाए तो आगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, देखते हैं। अब यदि हम बात करें संघ स्तर पर न्यायपालिका, तो इसको थोड़ा सा मार्कर बदल दें, आजकल मुझे भी ये थोड़ा अच्छा लगने लग गया है। ये पिंक वाला दिखता है क्या आपको, गर्ल्स का वैसे फेवरेट कलर होता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट,
अंग्रेजी में लिख दूं? क्यों बेटा, अंग्रेजी में लिख दो? हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। क्या बोलते हैं? और यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? हाई कोर्ट। हालांकि हाई कोर्ट के अलावा यहां पे जिला स्तर के कोर्ट भी होते हैं, ठीक है? तो हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट, यदि ये भी बोल दें तो चलेगा, लेकिन हमारे कोर्स में लोअर कोर्ट नहीं है। अब यदि आप कोई सिलेबस उठाओगे तो मेरा मानना है आपके सिलेबस में राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति यानी संसद होगी, कानून निर्माण की प्रक्रिया होगी, राज्यपाल होगा, विधान परिषद होगी, विधानसभा होगी। आपके कोर्स में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। आपके कोर्स में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। आपके कोर्स में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट नहीं है। और आपके सिलेबस में केंद्र और राज्य स्तर के आयोग, केंद्र और राज्य स्तर के आयोग। तो हमारे देश में देखो स्ट्रक्चर कैसा है शासन का। हमारे देश में 3 स्तरीय सरकारें होती है। कितने स्तरीय? 3। सबसे ऊपर केंद्र की सरकार यानी मोदी सरकार, नंबर 2 पे राज्य की सरकार, और नंबर 3 पे यदि हम गांव में रहते हैं तो गांव की सरकार, और शहरों में रहते हैं तो नगरों की सरकार। आपने नाम सुना हो सरपंच, वार्ड पंच, प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, पंचायत समिति के मेंबर, जिला परिषद के मेंबर, ग्राम पंचायत के मेंबर। ये सब कहां होते हैं? गांव में। इसको बोलते हैं पंचायती राज। क्या बोलते हैं? और आपने सुना हो पार्षद, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। उदयपुर क्या है? नगर निगम है। बांसवाड़ा नगर परिषद है। भिंडर नगर पालिका है। यानी छोटा एरिया नगर पालिका होगी, जहां जनसंख्या 1 लाख या उससे कम हो। जहां जनसंख्या 1 से 5 लाख के बीच हो वहां नगर परिषद होगी। पहले उदयपुर नगर परिषद था, लेकिन 2013-14 के बजट में गहलोत साहब ने इसको क्या बना दिया? नगर निगम। तो पहले होती है नगर पालिका, फिर होता है नगर परिषद, और सबसे बड़ा होता है नगर निगम। तो ये होता है शहरों में। तो इसको हम बोलते हैं पंचायती राज और नगर पालिका। इसके लिए 2 बड़े संशोधन भारत सरकार ने किए थे, 73 और 74। तो कई बार सिलेबस में ऐसे ही लिखा होता है 73 संशोधन और 74 संशोधन। हमें पढ़ना होता है पंचायती राज और नगर पालिका। इसके अलावा बच्चों एक बड़ी बात और है, समझना ढंग से। यदि हम इस पूरे सिलेबस को समझें तो हमें जिला प्रशासन भी पढ़ना होता है। कलेक्टर, आपने नाम सुना होगा। जिले में कौन होता है? कलेक्टर। कलेक्टर एक आईएएस होता है। कलेक्टर के बाद एसडीएम होता है। तो जिले का विभाजन उपखंड में, उपखंड का विभाजन तहसील में, तहसील का विभाजन उप तहसील में, उप तहसील का विभाजन भू राजस्व कार्यालय में, और भू राजस्व कार्यालय का विभाजन पटवार सर्किल में। पटवार सर्किल का हेड होता है पटवारी। भू राजस्व कार्यालय का हेड होता है आरआई, जिसको रेवेन्यू इंस्पेक्टर कहते हैं। उप तहसील का हेड होता है नायब तहसीलदार। तहसील का हेड होता है तहसीलदार। उपखंड का हेड होता है एसडीएम, जो कि आरएस से चुना जाता है। और जिले का हेड होता है कलेक्टर, जिलाधीश। समझ आ रही है बात? इसको जिला मजिस्ट्रेट, बहुत सारे नामों से पुकारा जा सकता है। और ये एक आईएएस होता है। कौन होता है? आईएएस। इस तरह से जिला प्रशासन। तो मैंने आपका लगभग सारा सिलेबस रिवाइज कर लिया 15 मिनट की क्लास में, और बोर्ड पे बहुत सारा सिलेबस मैंने लिख भी दिया। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं बच्चों शासन प्रणाली। क्या बोलते हैं? अब यदि इस शासन प्रणाली में किसी को सरकार कहना हो तो ये सरकार है। ये क्या है? सरकार है। अच्छा, शासन को इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नेंस, और सरकार को इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नमेंट। अब बताओ, हमें ज्यादा सरकार चाहिए या ज्यादा शासन चाहिए? हमें मजबूती से क्या चाहिए? शासन चाहिए। शासन में विधायिका भी है और कार्यपालिका भी है। यदि केवल सरकार होती और यदि विधायिका और न्यायपालिका नहीं होती तो सरकार तानाशाही होती। तो एक डायलॉग जो है, कई बार मोदी साहब ऑपोजिशन में हमेशा बोला जाता है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। क्या मतलब हुआ? न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। यदि रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग बना लेते हैं हम लोग, ये ठीक होता है। बताओ, छोटे गोले में क्या आएगा? गवर्नमेंट। और बड़े गोले में गवर्नेंस, यानी शासन। और यहां क्या आएगी? सरकार। तो बताइए,
शासन व्यापक शब्द है या सरकार व्यापक शब्द है? शासन व्यापक शब्द है, सरकार उसमें शामिल है। सरकार जन कल्याण का माध्यम है, सरकार के माध्यम से जन कल्याणकारी कार्य होते हैं, सरकार डायरेक्टली हमसे जुड़ी होती है। हमें कोई भी समस्या हो, हम सीधे विधायिका या न्यायपालिका तक नहीं जाते, हम पहले किसके पास जाते हैं? सरकार के पास। उदाहरण के तौर पे आज यदि आपके साथ कोई क्राइम हो जाए तो सीधे कोर्ट नहीं जाओगे, पहले कहां जाओगे? पुलिस। पहले कहां जाएंगे? पुलिस। और पुलिस इसका पार्ट है, किसका? कार्यपालिका। मैं आज इसको समझाऊंगा। कार्यपालिका में हमने आगे जो देखा है ये तो है राजनीतिक कार्यपालिका, लेकिन एक कार्यपालिका को सपोर्ट करने वाली कार्यपालिका होती है जिसको बोलते हैं प्रशासनिक कार्यपालिका। तो जैसे जितने आईएएस होते हैं, आरएएस होते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं, गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रशासनिक कार्यपालिका। क्या बोलते हैं? अब यूं देखें तो कार्यपालिका को दो भागों में बांटा जाता है, राजनीतिक कार्यपालिका या प्रशासनिक कार्यपालिका। या हम इसको ये भी कहते हैं, जैसे आप सेकंड ग्रेड के सिलेबस में कहीं देखोगे तो ऐसा लिखा हुआ है स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका। क्या लिखा हुआ है? स्थायी मतलब सरकार के वो लोग जो प्रशासन में है। आप यदि नौकरी लग जाओगे तो कब तक नौकरी करोगे? 5 साल, रिटायरमेंट तक। ठीक है, कहीं 60 साल, कहीं 65 साल। क्लियर है? कहीं हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद भी आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए। तो इसका मतलब है सरकार में जो आदमी है प्रशासन का, वो लंबा काम करेगा और उसको बोलते हैं स्थायी कार्यपालिका। लेकिन जो सरकार हम चुनते हैं, जिसके लिए हम वोट करते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो सरकार बनती है जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, राजनीतिक कार्यपालिका, वो कितने साल के लिए काम करती है? 5 साल। तो उसको स्थायी कहेंगे, अस्थायी? अस्थायी। ऐसे नॉलेज में रखना है। समझ में आ रही बात? तो ये जब हम पढ़ेंगे कार्यपालिका तो इसमें हम यदि ये कहा जाए जिला प्रशासन किसमें पढ़ा जाता है? कार्यपालिका। समझ आ रही बात? पंचायत, नगर पालिका, ये सब किसमें पढ़ा जाता है? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका को समझना बहुत ही जरूरी है। अब हमारे देश में हमने कार्यपालिका को दो भागों में और बांटा है, यानी दो नेचर में बांटा है। वो दो नेचर क्या है? नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। जैसे राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, एक्चुअल में उसके पास पावर नहीं होती, लेकिन सारे काम राष्ट्रपति के नाम से, और जितनी भी कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। सेम यही बात हम राज्य में किसके लिए कहेंगे? राज्यपाल। लेकिन एक्चुअल पावर होती है प्रधानमंत्री और मंत्रियों में। यदि पूछा जाए भारत का सबसे ताकतवर पद कौन सा है? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन संवैधानिक रूप से ताकतवर पद यदि आप खोजो, कोई अनजान आदमी यदि भारत का संविधान पढ़ना शुरू करे तो कहेगा प्रेसिडेंट को इतनी पावर है। लेकिन जैसे वो आर्टिकल 74 पढ़ेगा तो उसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और प्रेसिडेंट अपने सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। इसका मतलब प्रेसिडेंट अपना भाषण भी अपनी मर्जी से नहीं दे सकता। समझ में आ रही बात? तो आप इसको बनाना चाह रहे हो? आवश्यकता है आपको? फिर हम कार्यपालिका लिखें, बना लो। अब इसमें यदि किसी के दिमाग में हो ना कि सर अनुच्छेद भी बता दो, जैसे राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 है, उपराष्ट्रपति का 63 है, उपराष्ट्रपति का 63, और ये यूं याद होंगे चुटकियों में, चिंता मत करो। डेप्थ हमें पढ़नी है वो अलग चीज है, लेकिन अनुच्छेद याद करना भी एक कला है। एक बार बना लो। विजिबल है आप लोगों को? ऐप पे लाइव है? थोड़ा स्पीड रखो प्लीज। आप लोग लिखने में बिल्कुल ऐसे लगते हो जैसे बालवाड़ी के विद्यार्थी हो। मास्टर बनना है तो प्रक्रियाओं को तेज करना पड़ेगा। जैसे जैसे फीस जमा करोगे आप पे अधिकार हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है? और अधिकार बढ़ता है तो जैसे माता पिता होते हैं वैसे गुरु होता है, तो डांट फटकार शुरू हो जाएगी। स्पीड रखिए, चीजों को समझिए, डाउट है तो पूछिए। बीच बीच में आपको क्वेश्चनरी पूछी जा सकती है। चीजों को समझते हुए लिखिए, और जिसको नहीं दिख रहा है वो जरूरी नहीं है कि उस जगह बैठे, आगे आ सकता है। अभी क्लास में बहुत सारी जगह है। पांच मिनट का समय उतारो, फटाफट बढ़िया से उतारो। और आप गलती क्या करते हो? देखो, जब पेज ऐसा है ना, ये बताओ किस शेप में है?
इसकी लेंथ कहां है ज्यादा? ऊपर की तरफ। आप इसको सीधा लिख रहे हो वर्टिकल फॉर्म में। लैंडस्केप साइज में आपको ऐसे फिगर बनाने चाहिए। ये यूनिवर्सल चीजें हैं। यदि एक बार आप पढ़ोगे, बाद में रिवाइज करोगे ना, तब इनका एहसास होगा कि ये चीजें है क्या। आपके नोट्स जितने खूबसूरत होंगे ना, उतना पढ़ने का मजा आपको ज्यादा आएगा। इसीलिए आप कंटेंट को अच्छे से प्रिपेयर करो। क्लास में लिखा हुआ कंटेंट सर्वोपरि होता है। ऐसी सिचुएशन डेवलप कर दो कि हर चीज आपकी कॉपी में आ जाए। ठीक है ना?
थोड़े दिनों में इस क्लास में जगह नहीं होगी तो हम आपका बैच शिफ्ट कर देंगे। हमारे पास खूब अच्छे क्लासरूम है, चिंता मत करिए, ठीक है। दो 214 से 237, उसके बाद हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट। हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। हिंदी में क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय, और इसको बोलते हैं उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर होता है, अधीनस्थ न्यायालय, जैसे कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में पिछली बार पूछा था, अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो 233 से 237, और 214 से 232 हाई कोर्ट है। वो आगे हम जब न्यायपालिका पढ़ेंगे तो कवर कर लेंगे। अभी रिसेंटली फर्स्ट ग्रेड में 5-10 साल पहले एक सवाल पूछा था कि ऐसा कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष स्वयं उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा। क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव। इससे खूब सवाल आते हैं। यदि थोड़ा सा जगह और हम डेवलप कर लेते तो हम अनुच्छेद भी लिख सकते थे, लेकिन ये अनुच्छेद हम बाद में डेवलप करेंगे। यानी विधायिका को हम अलग से एक चार्ट में बनाएंगे, कार्यपालिका को अलग से बनाएंगे जब पढ़ेंगे। तो बच्चों, जब ये फंडामेंटल पॉलिटी कवर होती है तो फिर आपकी इसमें से कोई पॉलिटी शुरू हो सकती है। तरीका ये है कि आप इसमें स्टेट पॉलिटी को पहले प्रायोरिटी से शुरू कर दो, क्योंकि सवाल सबसे ज्यादा आते हैं। तो हम शुरुआत कहां से कर सकते हैं? राज्यपाल, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री, उसके बाद मंत्री परिषद, महाधिवक्ता। ये कंप्लीट हुआ। राज्य की विधानसभा, विधान परिषद, ये पढ़ लिया। और उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया? हाई कोर्ट। फिर राज्य स्तर के आयोग, जिला और पंचायत, नगर पालिका। तो ऐसे राज्य की पॉलिटी कंप्लीट हो जाती है। और आपके ग्रेड में, लगभग हर ग्रेड में, स्पेशली थर्ड ग्रेड और रीट में, स्टेट पॉलिटी का वेटेज सबसे ज्यादा है। तो हम शुरुआत ये करेंगे कि हम सबसे पहले इंडियन पॉलिटी नहीं पढ़ेंगे, फंडामेंटल नहीं पढ़ेंगे। कहां से शुरू करेंगे? स्टेट। ठीक है ना? और फिर हमारा सीक्वेंस बिल्कुल सीक्वेंस से शुरू हो जाएगा। मतलब ये बेसिक है, पहले हम समझना चाहते हैं कि टॉपिक क्या है। ठीक है, तो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब यदि ये आपने लिख दिया तो अब हम शुरू करेंगे कार्यपालिका। क्या शुरू करेंगे? कार्यपालिका। हो गया? अरे हाँ या ना तो बोलो। ठीक है, अभी पढ़ रहे हो ना? क्या पढ़ रहे हो? साइकोलॉजी। उसमें एक शब्द होता है रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स मतलब क्या होता है? क्रिया या प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया। तो जब कोई चीज आपसे पूछी जाए तो बदले में क्या करनी है? प्रतिक्रिया करने के। हाँ सर, हमारा तैयार हो गया। तो बढ़े आगे। लिखिए कार्यपालिका के बारे में, हेडिंग होगी कार्यपालिका। विधायिका हम पूरी पढ़ चुके हैं डिटेल में। जिन्होंने नहीं पढ़ा क्लास में, चिंता मत करें, आपके ये सब चीजें ऐप पे उपलब्ध है, तो आप उसके माध्यम से कवर कर लोगे। ठीक है, अभी शुरुआती बैच के बच्चों को हम बहुत सारे फायदे देंगे, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। ठीक है ना? धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे जुड़ेंगे तो एक संस्था अपना निर्माण करना खुद जानती है। तो शिक्षक एकेडमी अपना निर्माण कर रही है। ठीक है, इसका जन्म हो चुका है और अब परिपक्वता का दौर जारी है। अभी शैशवावस्था में। कौन सी अवस्था में? इन्फेंसी एज। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये बाल्यावस्था में आएगी, फिर ये किशोरावस्था में आएगी। हाँ, मास्टर इसके ऑलरेडी किशोरावस्था में, ऐसे सोच लीजिए। ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूशन अपने शैशवावस्था के दौर में चल रहा है, अपना निर्माण खुद कर रहा है। क्लियर है? तो लिखो। बीच बीच में कोशिश करते रह जाएंगे हम ऐसी चीजों को जोड़ें, पॉलिटी को साइकोलॉजी से जोड़ें, साइकोलॉजी को और किसी विषय से जोड़ें। टीचर की एक कला होनी चाहिए कि वो कई कई विषयों का क्या हो? पारंगत हो। कोई कई जगह आप बाहर जाओगे तो लोग कहेंगे कि यार ये ऐसी एकेडमी है जिसमें एक दो टीचर 2-4 विषय पढ़ाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास एक लंबी टीम है। लंबी टीम का मतलब राजस्थान का कोई ऐसा विशेषज्ञ नहीं है जो अपने आप में विशेषज्ञता रखता हो। और हम जब निवेदन करेंगे, हम कोई जोर नहीं देंगे, हम निवेदन करेंगे और हमारे पास नहीं उपलब्ध हो। इस तरह के हमारे व्यवहार रहे हैं। तो व्यवहार भी एक मनोविज्ञान का ही पार्ट है। आप जब मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है व्यवहार। और व्यवहार का मतलब होता है, सीधी सीधी बात ये होती है कि आप किस तरीके से अपना प्रकटीकरण करते हैं। हर चीज का एक मनोविज्ञान होता है। कक्षा का भी एक मनोविज्ञान होता है, व्यापार का भी एक मनोविज्ञान होता है, शिक्षा का भी एक मनोविज्ञान होता है, चिकित्सा का भी एक मनोविज्ञान होता है। मनोविज्ञान मनुष्य से जुड़ा हुआ है मूल तौर पे। लेकिन कुछ लोग इसको पशुओं से भी जोड़ के अध्ययन करते हैं। हालांकि इस रूप में कुछ लोग आलोचना करते हैं कि आपने सिद्धांत तो मनुष्यों को ध्यान में रखते दिए और प्रयोग किस पर किए? पशुओं पर। कभी बिल्ली पर, कभी कुत्ते पर। पावलाव कुत्ता लेके आया, थॉर्नडाइक बिल्ली लेके आया,
और वो बांडूरा तो चिंपांजी लेके आ गया। तो वो सब तो हम पढ़ते ही हैं जब हम अधिगम की बात करते हैं। अधिगम बेसिकली क्या होता है? अधिगम आपकी रचनात्मकता पर निर्भर करता है, आप कितने क्रिएटिव है, आपकी जिज्ञासा कैसी है। अधिगम का सबसे बड़ा सोर्स होता है जिज्ञासा, और जिज्ञासा अंदर से होती है। कभी कभी ऐसे शब्द पूछे जाते हैं, अभिप्रेरणा क्या होता है? तो आप ये कह सकते हैं वो इंटरनल फोर्स जो हमें लक्ष्य की दिशा में क्या करता है? धकेलता है। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि अभिप्रेरणा के मंच पर हम लोग बहुत मजबूत है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि क्लास में यदि बच्चा 1 घंटे पढ़ रहा है तो 10 मिनट्स उसको एक ऐसा फोर्स दिया जाए ताकि उसमें वो करंट आए और वो अपने लक्ष्य की दिशा में और अच्छे प्रयास करे। जब आपको कभी कभी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, यानी अधिगम की दिशा में एक सबसे बड़ी चीज होती है जिसको बोलते हैं पुनर्बलन। पुनर्बलन इंसान को लक्ष्य की दिशा में सबसे पहले पहुंचाता है, और वो तब होता है जब आपको टेस्ट में अच्छे आते हैं नंबर, या टीचर कभी आपको कहता है शाबाश। अब कई बार मैं बच्चों के नोट्स देख रहा हूं, मैं घूमता भी हूं, तो मुझे कई बच्चों के नोट्स देख के बहुत रिलीफ फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि नोट्स अच्छे बना रहे हैं वो, और जो अच्छे से नोट्स बनाता है, हमेशा ध्यान रखना, उसका रीइंफोर्समेंट बहुत अच्छा होता है। उसका क्या अच्छा होता है? रीइंफोर्समेंट। बाकी बहुत सारे बैरियर्स तो है ही है, किसी को फीस बैरियर लगेगी, किसी को इस बात से बैरियर हो गई मास्टर इतना लंबा क्यों है। बाधाएं बहुत आती है। कई लोगों को साइकोलॉजिकल, कई लोगों की कम्युनिकेशन बैरियर होते हैं, वो धीरे धीरे क्लास से निकलते जाएंगे। और मेरा मानना है खरपतवार जितना दूर हो उतना ठीक है, फसल मजबूत होती है। ठीक है, आप हमेशा एक चीज को समझो कि जितना बढ़िया हम कंटेंट लेंगे, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ उदयपुर, मैं कह रहा हूं पूरे राजस्थान का नंबर 1 कंटेंट होगा। हम इसको लेके पूरी तरह से दृढ़ निश्चयी है। क्या है? दृढ़ निश्चयी। आप अपने गोल को लेके कितने दृढ़ निश्चयी है उसको आप समझ लो। ठीक है, काम इस बार ऐसा करो। गलती देखो दोनों तरफ से कभी कभी होती है, लेकिन ज्यादा गलती स्टूडेंट की होती है जो उसका चयन नहीं होता है। क्योंकि यदि एक का भी चयन हो जाए, इसका मतलब है प्रयास सही दिशा में थे, और दूसरे का चयन नहीं होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट था। हमें उस फॉल्ट को क्या करना है? सही करना है। पहली बात तो फॉल्ट करना ही नहीं है कि नहीं सर पहले चांस में तो फॉल्ट होगा तो देखा जाएगा। क्यों? फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमें क्या लेना है? सिलेक्शन लेना है। और बच्चों यकीन मानिए, यदि चयन हो जाता है तो उसके क्या फायदे हैं? यदि शादी नहीं हुई है तो लड़की अच्छी मिलेगी, लड़की है तो लड़का अच्छा मिलेगा, रिश्ते अच्छे आएंगे। क्लियर है? शादीशुदा है तो जिंदगी का जो गृहस्थी का चक्र है वो थोड़ा मजबूत हो जाएगा। समझ आ रही बात? फायदे बहुत है। किसके? मास्टर बनने के। मास्टर बनने के क्या है फायदे या नुकसान है? खूब फायदे। थोड़े बहुत काम जरूर सरकार आपको देती है जब चुनाव होता है, या फिर कहीं कोई जनगणना होती है, या कोई और कोई रिकॉर्ड डेवलप करना होता है, या कोई स्पेशल दिवस होता है, तो आपको जरूर काम दिए जाते हैं। लेकिन आपकी नौकरी ऐसी है कि जैसे हम काम कर रहे हैं वैसी आपकी नौकरी है। क्लास में आए, अपना पढ़ाया, अपना नॉलेज अच्छा रखा, शाम को घर चले गए। तो मैं ये बार बार भी कहता रहूंगा ताकि आपको लगे कि मास्टर बनना अपने आप में बहुत शानदार काम है। तो उसके लिए हमें, जब कहते हैं ना जिस लेवल का हम जितना सोचते हैं, जैसे किसी ने सोचा मुझे आईएएस निकालना है, तो जितना बड़ा लक्ष्य होगा उसी अनुपात में मेहनत होगी। आपका लक्ष्य कॉलेज लेक्चरर का है तो मेहनत आपकी और ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें पोस्ट कंपैरेटिव क्या होती है? कम होती है। उसके लिए आपको डिग्री एक और स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, जैसे नेट सेट होना चाहिए। आपका लक्ष्य यदि फर्स्ट ग्रेड है तो रीट की तुलना में, ग्रेड 2 की तुलना में लक्ष्य जो आपका मेहनत का अनुपात होगा थोड़ा और क्या होगा? ज्यादा होगा। अब यहां पर यदि जिसका ग्रेड 2 है उसको जीके में भी कंपटीशन को समझना है। ऐसा नहीं कि जीके, अब जीके में कंपटीशन क्या हो गया? किसी को लगता है राजस्थान जीके तो है मैं पढ़ लूंगा, लेकिन बहुत सारी बातें अनछुई है, किताबों में है ही नहीं। और आजकल मैंने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे पेपर सेटर आ चुके हैं जिन्होंने कसम खा ली है कि जितने कोचिंगों में ऑनलाइन पे जितने ज्ञाता चल रहे हैं ना करोड़ों में, इनके नॉलेज से चीजें बाहर आनी चाहिए। इनको हवा ही नहीं लगनी चाहिए पेपर कहां से आया। और जिस दिन पेपर दे के बच्चा बाहर निकले और ये आंसर की सॉल्यूशन पर जब खड़े हो तो इनकी रूह कांप जाए कि पता नहीं सवाल कहां से पूछा गया। आप समझ रहे हैं बात को? ऐसा कौन सोच रहा है? पेपर सेटर। मैं अभी कहूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसी सोच के साथ लोग हैं, बताते भी हैं कि साहब इस बार देखना आप कोचिंग वालों की हम क्या हालत खराब करते हैं।
बात सही है, होना चाहिए ऐसा, ताकि कोचिंग के प्लेटफॉर्म से थोड़ा हायर लेवल पे आए, बच्चे की अप्रोच समझी जाए। और जनरली उसमें क्या है, सही बच्चा जिसका सही डायरेक्शन होता है वही चयन लेता है। चलो अब हम काम करते हैं। हाँ, किसका बेटा? सीएजी? अभी तो लिख दो बेटा, ऐसे लिख दो कैग। अभी मैं इसका हिंदी में नाम लिखवा दूं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। हाँ, इसको वैसे इसके साथ नहीं रखते हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा पेन बदला है। रीजन ये है कि तीनों अंगों से अलग एक सीएजी का पद रखा गया है, तीनों अंगों से अलग। लेकिन फिर भी हम इसको पार्ट समझना चाहें तो इसका जुड़ाव संसद से भी है और इसका जुड़ाव सरकार से भी है। इसीलिए मैंने एक अलग से इसको हाईलाइट दी है, क्योंकि इसके लिए अनुच्छेद भी अलग है, 148 से 151। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो। और कोई डाउट है पूछ लो बोर्ड पे, बोर्ड पे डाउट हो तो। और एक बात याद रखो, जितना पूछोगे ना उतना समस्याओं का निस्तारण होगा। संदेह है तो निवारण करो, संदेह रहेगा यदि दिमाग में तो फिर आगे डेवलपमेंट नहीं होगा। चलो आगे बढ़ो, हेडिंग लिखो, कार्यपालिका लिख दिया। लिखो ऐसी संस्था, कार्यपालिका के बारे में क्या लिखा? ऐसी संस्था जो विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को, जो विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को लागू, विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को क्या लिखा? लागू ऑब्लिक क्रियान्वित। अच्छे शब्द है ये, लागू आ जाए कभी, कभी क्या आ जाए, ऑब्लिक में क्या लिखा? इंग्लिश में एक ही शब्द है इंप्लीमेंट। ठीक है, लागू ऑब्लिक क्या लिखा? क्रियान्वित ऑब्लिक अधिसूचित करने का कार्य करती है, अधिसूचित करने का कार्य करती है। विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को लागू ऑब्लिक क्रियान्वित ऑब्लिक क्या लिखा? अधिसूचित करने का कार्य करती है, अधिसूचित करने का कार्य करती है, उसे कार्यपालिका कहते हैं, उसे कार्यपालिका कहते हैं। उसे कार्यपालिका कहते हैं। बच्चों, व्यवहारिक भाषा में इसे सरकार भी कहते हैं। व्यवहारिक भाषा में क्या बोलते हैं इसे? सरकार। क्योंकि हम लोग देखो, बहुत सारे ऐसे पार्ट है जिसके साथ हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता। हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन किसके साथ होता है? कार्यपालिका। यदि हमें कोई समस्या है तो हम नेता से मिलते हैं, जन सुनवाई होती है, नेता को अपनी समस्या बताते हैं। हमें कोई समस्या है तो हम प्रशासन में जाते हैं, शिकायत करते हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा जनता का जो जुड़ाव होता है, नागरिकों का जो जुड़ाव होता है, वो किससे होता है? कार्यपालिका। समझ आ रही बात? हालांकि विधायिका के मेंबर जो हमारे क्षेत्र से चुने गए, हम उनसे भी जुड़ते हैं, लेकिन वो सीधे काम नहीं कर सकते जब तक सरकार ना चाहे। अब जैसे मान लो आपने किसी विधायक को चुना, आपके एरिया से चुना गया, लेकिन वो सरकार की पार्टी से रिलेटेड नहीं है, सरकार की पार्टी से रिलेटेड नहीं है। अब सरकार की पार्टी राजस्थान में कौन सी है? बीजेपी। आपने चुन लिया कांग्रेस के मेंबर को, या आपने चुन लिया बीएपी के मेंबर को, और अब आपकी कोई समस्या है और सरकार उस समस्या का निराकरण कर सकती है, तो आप अपने विधायक से कहोगे, विधायक आगे जाके मंत्री से कहेगा। लेकिन यदि वो ऑपोजिशन पार्टी का है या दूसरी पार्टी का है, तो उसका गवर्नमेंट में अप्रोच कंपेरेटिव क्या होगा? कम होगा। हो सकता है आपका काम ना भी हो, लेकिन सेम पार्टी का व्यक्ति है तो आपको सपोर्ट मिले। लेकिन सेम पार्टी के व्यक्ति से भी हो सकता है कई बार काम ना हो, क्योंकि सरकार में सब लोग नहीं होते। यदि आपने 200 लोग चुने हैं तो सरकार में ज्यादा से ज्यादा 30 हो सकते हैं, और जो 30 होते हैं उनको हम बोलते हैं मुख्यमंत्री प्लस मंत्री। और जो मुख्यमंत्री प्लस मंत्री है वही आपके क्या होते हैं? सरकार। और उनको सपोर्ट देने के लिए पूरा प्रशासन होता है, आईएएस, आरएएस, अधिकारी, कर्मचारी, जितने भी गवर्नमेंट में काम करते हैं। समझ आ रही बात? इसको हमको बोलते हैं कार्यपालिका। यानी कार्यपालिका क्या होती है मोटे तौर पे बच्चों? एक तो इसमें मुख्यमंत्री मंत्री आ जाएंगे, और देश में इसमें कौन आ जाएगा? प्रधानमंत्री मंत्री। इसके अलावा इसमें जितने भी लोग प्रशासन में काम करने वाले हैं, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो। यदि आप 3rd ग्रेड टीचर भी बनते हैं तो भी प्रशासन में है, आप कॉलेज में लेक्चरर बनते हैं तो भी प्रशासन में है।
आप पीटीआई बनते हैं तो भी प्रशासन में है। समझ में आ रही बात? ये सारी चीजें आपकी प्रशासन से जुड़ी हुई है, लेकिन आप प्रशासन का वो अंग है जो रिटायरमेंट तक काम करेगा, और ये जो मंत्री वगैरह है, ये प्रशासन का वो अंग है, जो कार्यपालिका का वो अंग है जो केवल 5 साल काम करेगा। इसीलिए कार्यपालिका में आगे जाके क्या हो जाता है, भेद हो जाता है। समझ में आ रही बात? तो अगली लाइन में लिखो, सरकार ही जन कल्याण का माध्यम होता है। सरकार ही जन कल्याण का माध्यम होता है। सरकार ही जन कल्याण का क्या होता है, माध्यम होता है। जनता अपनी समस्याओं का जनता अपनी समस्याओं को जनता अपनी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखती है। जनता अपनी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखती है। जनता अपनी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखती है। ठीक है? और कहा जाए तो ये गलत नहीं है, सरकार में ही वो शक्ति होती है ताकि जनता की शिकायतों का क्या हो, निवारण हो। समझ आ रही बात? और यदि कोई पूछे सरकार का उद्देश्य क्या होता है, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कैसे राज्य की? तो आप लिखो, कार्यपालिका का उद्देश्य, कार्यपालिका ऑब्लिक सरकार का उद्देश्य, कार्यपालिका ऑब्लिक सरकार का उद्देश्य, कार्यपालिका ऑब्लिक सरकार का उद्देश्य, सामने एरो देते हुए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक वेलफेयर स्टेट। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कॉमा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जन सुनवाई करना, ये भी सरकार का उद्देश्य होता है। जन सुनवाई करना, जन सुनवाई करना, लिख दिया। तथा जनता की समस्याओं का निवारण करते हुए, जनता की समस्याओं का निवारण करते हुए जनता की समस्याओं का निवारण करते हुए विकास के कार्य करना। विकास के कार्य करना, विकास के कार्य करना। समझ में आ रही बात? अब इसमें एक चीज और है, यदि ये पूछा जाए कि नीतियों को बनाना और नीतियों को लागू करना, योजनाओं को बनाना, योजनाओं को लागू करना, ये विधायिका का काम नहीं होता। किसका होता है? कार्यपालिका। कार्यपालिका कानून बनाती है। कानून हमेशा ध्यान रखना स्थायी होता है, लेकिन नीति, योजना, कार्यक्रम, मिशन, ये तब तक होता है जब तक उद्देश्य पूरा ना हो। उद्देश्य पूरा होते ही अपने आप क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझ आ रही बात? जैसे पूछा जाए नरेगा क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, ये क्या है? पीछे एक्ट लिखा हुआ है, योजना नहीं है। क्या है? कानून है। नरेगा क्या है? कभी ये सवाल पूछा भी गया, नरेगा है, ऑप्शन में आता है नीति है, योजना है, कानून है, कार्यक्रम है। तो सबसे अच्छा उत्तर क्या है? कानून है, क्योंकि संसद में क्या हुआ? पारित हुआ। 2005 में नरेगा अधिनियम पारित हुआ, 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। रीट में योजनाएं भी पूछते हैं ना, तो आप याद रखो कि नरेगा कोई कार्यक्रम नहीं है। यो तो देखें तो कार्यक्रम तो है ही है, योजना भी लोग कहते हैं, लेकिन नरेगा कानून है। अब जैसे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना भी गहलोत साहब ने लागू की थी, जिसका नाम आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना हो गया। अभी भजनलाल सरकार ने इसका नाम बदल दिया, इससे पहले भामाशाह योजना था। अब बताओ ये क्या है? योजना है, कानून है? योजना है। ये क्या है? योजना। इसको पारित नहीं किया है,
समझ गए? अब मैं नाम के पीछे बोल कई चीजों से समझ जाओगे आप। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, भोजन की गारंटी देने वाला क्या है? कानून है, जिसमें हर गरीब परिवार को हर महीने कम से कम 35 किलो खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध होता है, या सॉरी कम कीमत पर उपलब्ध होता है। जैसे राजस्थान में आपको पता हो तो गहलोत साहब ने कहा था 1 रुपए किलो गेहूं, तो क्या है? कानून है। समझ आ रही बात? अभी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है, आप लोगों को तो कम से कम उस पॉलिसी का पता होना ही चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। कोविड टाइम में एक पॉलिसी आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या है ये? नीति है। नीति कितने समय तक लागू होगी? जब तक उसके उद्देश्य पूरे ना हो। तो पूछे, नीति निर्माण और नीतियों का क्रियान्वयन ये कौन करता है? कार्यपालिका। सरकार का मुख्य कार्य है नीतियों को बनाना और उन्हें लागू करना। समझ आ रही बात? अब लिखो, सरकार का मुख्य कार्य, सरकार का मुख्य कार्य, अब मुख्य कार्य के सामने एरो देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे लिख दो। सरकार का मुख्य कार्य, नंबर 1 नीति निर्माण, सरकार का मुख्य कार्य नंबर 1 क्या लिखा? नीति निर्माण। नंबर 2 नीति क्रियान्वयन, यानी नीतियों को लागू करना। नीति क्रियान्वयन, क्रियान्वयन ढंग से लिखा है, हिंदी में गलतियां मत करना। ठीक है, नीति क्रियान्वयन। नेक्स्ट लिखो, अगला लिखो। जैसे क्रियान्वित करना या नीति बनाना, ये दोनों काम किसके होते हैं? सरकार के। थर्ड, तीसरा, योजना कार्यक्रम और मिशन, योजना कार्यक्रम और मिशन, योजना कार्यक्रम और क्या लिखा? मिशन। ठीक है, तैयार करना और लागू करना। कोई योजना हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई मिशन हो, उसे तैयार करना और उसे क्या करना? लागू करना। ठीक है, चौथे नंबर पे। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखो, सरकार चाहे तो कुछ समय के लिए कानून भी बना सकती है। जैसे आपको याद हो तो कोविड टाइम में गवर्नमेंट ने आदेश जारी कर दिया और सर्कुलर जारी कर दिया, अधिसूचना जारी कर दी और ये कह दिया कि इतने बजे से इतने बजे तक लॉकडाउन होगा। ऐसे यदि कोई व्यक्ति बाहर आएगा तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा, जुर्माना होगा। क्लियर है? अब मान लो किसी को गिरफ्तार किया, वो कहे कानून कहाँ है? तो कानून बनाने का अधिकार सिर्फ विधायिका को नहीं होता, कानून बनाने का अधिकार कुछ मामलों में कार्यपालिका को भी होता है। और बच्चों, इसको एक बहुत बढ़िया नाम देते हैं, कार्यपालिका विधान। क्या बोलते हैं इसको? यानी कानून सिर्फ, जैसे उदाहरण के तौर पे एक कलेक्टर यदि किसी जिले में आता है, क्या वो उस जिले को लेके कोई कानून बना सकता है? हाँ या ना? बना सकता है, लेकिन वो कानून टेम्पररी होता है। कानून क्या होता है? टेम्पररी। स्थायी कानून बनाना है तो विधानमंडल से या संसद से बनेगा। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे मान लो स्वच्छ भारत मिशन, ये कार्यक्रम है, इसको सफल बनाना है। और यदि ये लगे कि खुले में शौच मुक्ति को लागू करना हो, महिलाओं को सुरक्षा देनी हो, ऐसी बहुत सारी चीजें कलेक्टर भी अपने आदेश से लागू कर सकता है। जैसे आप बहुत सारे स्टेट में, सिक्किम कभी जाओगे तो सिक्किम में नियम है कि आप हॉर्न नहीं बजा सकते। क्या नहीं बजा सकते? गाड़ी का हॉर्न। और यदि आपने हॉर्न बजाया तो शायद 500-1000 रुपए का जुर्माना है। मतलब सिक्किम एक डेवलप स्टेट के फॉर्म में है, बहुत बढ़िया, हालांकि छोटा सा स्टेट है, लेकिन कई राज्यों में, दुनिया के कई देशों में नियम होते हैं। अब जैसे हमारे ट्रैफिक के रूल्स होते हैं, तो आपने देखा होगा यदि कोई ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करता है तो उसको जुर्माना भरना पड़ता है, या नहीं होता है? और कई बार आपने देखा होगा धारा 144 लागू करना, आपने नाम सुना हो, ये कौन लागू करता है? कलेक्टर। तो क्या कलेक्टर के पास मजिस्ट्रेट पावर होती है? कलेक्टर के पास लीगल पावर होती है? बिल्कुल उत्तर है हाँ। यानी कानून बनाने की शक्ति वैसे तो परमानेंटली विधायिका की है, लेकिन कानून कौन बना सकती है? सरकार। इसको बच्चों बोलते हैं कार्यपालिका विधान। क्या बोलते हैं? तो आप लिखो, आवश्यक मुद्दों पर सरकार, चौथा, आवश्यक मुद्दों पर सरकार, आवश्यक मुद्दों पर सरकार
कानून भी बना सकती है। आवश्यक मुद्दों पर सरकार कानून भी बना सकती है। अब बताओ ये कानून स्थायी होंगे या अस्थायी? तो ब्रैकेट में लिखो अस्थायी। अस्थायी, ब्रैकेट बंद। जैसे, ब्रैकेट बंद करने के बाद लिखो जैसे। अब आपने कभी ये नाम सुने हो तो ठीक है, नहीं सुने हो तो कोई बात नहीं। इंग्लिश में ज्यादा सुने होंगे, हिंदी में कम सुने होंगे। निविदा, और निविदा को बोलते हैं टेंडर। क्या बोलते हैं? टेंडर। परिपत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर। जैसे आप कल टीचर बन जाओगे तो आपके लिए क्या जारी होगा? सर्कुलर जारी होगा। ठीक है, अब वो सर्कुलर जो कलेक्टर के माध्यम से या एसडीएम के माध्यम से या तहसीलदार के माध्यम से जारी हुआ, उसे आप क्या कहोगे? या मुख्यमंत्री के नाम से भी जारी हो सकता है। समझ में आ रही बात? अब आप कहोगे नहीं, कानून तो विधायिका में बनते हैं, लेकिन याद रखना ऐसे बहुत सारे कानून होते हैं। तीसरा, आदेश। चौथा, अधिसूचना। क्लियर है? तो ये भी कानून होते हैं, लेकिन ये कानून कहां बनते हैं? तो लिख दो, जैसे ये चार नाम लिख दो, निविदा, परिपत्र, आदेश, अधिसूचना इत्यादि। टेंडर, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, ऑर्डर। ठीक है, इंग्लिश में वर्ड होते हैं। आदेश को ऑर्डर कहते हैं, अधिसूचना को नोटिफिकेशन कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका सेकंड ग्रेड का जो विज्ञप्ति आया, विज्ञप्ति सब सुना है, उसको हम क्या बोलते हैं? नोटिफिकेशन, अधिसूचना। अब उसमें जो चीज लिखी हुई है कि ये उम्र होगी, ये सिलेबस होगा, ये पैरामीटर्स होंगे, यदि उससे बाहर कुछ होता है तो आप कहां जा सकते हो? कोर्ट में। क्योंकि वो परिपत्र या वो जो अधिसूचना है वो भी किस रूप में होती है? कानून रूप में होती है। अब बताओ वो विधायिका में बनी या सरकार ने बनाई? सरकार ने बनाई। तो सरकार कानून भी बना सकती है। क्लियर है? अब आप लिखो अगली लाइन में, कार्यपालिका को उसकी कार्य प्रकृति के आधार पर, अगली लाइन में लिखना पांचवा कार्य या छठा कार्य नहीं है, अगली लाइन में लिखना, क्या लिखना है? कार्यपालिका को उसकी कार्य प्रकृति के आधार पर, कार्यपालिका को उसकी कार्य प्रकृति के आधार पर, कार्यपालिका को उसकी कार्य प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भागों में बांटा जा सकता है। अब आप इसको ऐसे डिवाइड कर दो, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका, इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, और इसको बोलते हैं रियल एग्जीक्यूटिव। नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है? और बच्चों ये जहां पर पाई जाती है उसे हम बोलते हैं कौन सी प्रणाली? संसदीय प्रणाली। ये एक व्यवस्था होती है, मैं आगे समझाऊंगा संसदीय प्रणाली के बारे में। तो जहां संसदीय प्रणाली होगी वहां कार्यपालिका दो भागों में बढ़ जाएगी। जहां संसदीय प्रणाली होगी वहां कार्यपालिका कितने भागों में बढ़ जाएगी? दो। अच्छा, जहां संसदीय प्रणाली नहीं होगी और अध्यक्षात्मक प्रणाली होगी, यानी शासन प्रणालियों को फिर से दो भागों में बांटते हैं, संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक। समझना, यदि शासन के तीनों अंग सेपरेट हो, तीन अंग कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो उसको बोलते हैं अध्यक्षात्मक प्रणाली। लेकिन न्यायपालिका सेपरेट हो, बाकी दोनों मिलकर काम करे, बाकी दोनों कौन? विधायिका और कार्यपालिका, तो उस प्रणाली को हम क्या बोलते हैं? संसदीय प्रणाली। अब पूछे दुनिया में कहां है? सबसे ज्यादा लोकप्रिय है ब्रिटेन में। भारत ने कहां से ली? ब्रिटेन से ली। तो ये प्रणाली आपको भारत में भी मिलेगी और ब्रिटेन में भी मिलेगी और राज्यों में भी मिलेगी, राजस्थान में भी मिलेगी।
भले नाम संसदीय प्रणाली, यही व्यवस्था राजस्थान में है, क्योंकि यहां पर एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक। अब नाम मात्र की कार्यपालिका कौन होती है बच्चों? तो मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे ब्रिटेन में राजा, ब्रिटेन में कौन? राजा, और भारत में राष्ट्रपति। ठीक है, राजस्थान में कहना चाहे तो हम राज्यपाल को कह सकते हैं। किसको कह सकते हैं? राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल के बारे में कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई है संविधान में कि उसे नाम मात्र की कार्यपालिका कहना मुझे लगता है सही नहीं है, क्योंकि उसको एक शक्तियां संविधान में दी गई है जिसका नाम है स्वविवेक शक्तियां। तो जब हम राज्यपाल पढ़ेंगे तो आप कई बार ये सवाल उठा लोगे, सर आप कहोगे कि वैसे सामान्य परिस्थितियों में तो राज्यपाल नाम मात्र की कार्यपालिका है। तो यहां मैं लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं, सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल। तो ज्यादा सही है। बना लो, जैसे ब्रिटेन में राजा, भारत में राष्ट्रपति, और सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल। यदि अचानक परिस्थितियां डेवलप हो जाए राज्यों में, जैसे आपातकाल लगाने की स्थिति आ जाए या सरकार बहुमत में न हो, ऐसे में राज्यपाल नाम मात्र का अध्यक्ष नहीं होता, उसकी ताकत बढ़ जाती है। बना लिया? जब हम संसदीय प्रणाली पढ़ेंगे तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा ये प्रणाली क्या होती है। ठीक है, अभी तो आप यही ध्यान रखो, ये प्रणाली ब्रिटेन में है और भारत में है। इस प्रणाली में शासन के तीनों अंग जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, दो अंग मिलकर काम करते हैं। कौन से? तो यदि संसदीय प्रणाली को मैं कहूं इज इक्वल टू एल प्लस ई, बिल्कुल सही है। एल मतलब विधायिका और ई मतलब कार्यपालिका। अब चाहो एल प्लस ई मत लिखो तो वी प्लस का लिख दो, विधायिका प्लस कार्यपालिका। यदि ये दोनों मिलकर काम करें, जैसे अब भारत में जानते हैं ना मंत्री कौन बनता है? मंत्री कौन बनता है? जो सदन का सदस्य होता है। अब जैसे आपको आज मिनिस्टर बनना है, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो आपको पहले क्या बनना पड़ेगा? सांसद या विधायक बनना होगा। अमेरिका में आपको सांसद बनने की आवश्यकता नहीं है यदि आपको राष्ट्रपति बनना है। अमेरिका में शासन का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। अमेरिका में नाम मात्र की कार्यपालिका नहीं होती, वास्तविक कार्यपालिका ही होती है। हमारे यहाँ दोहरी कार्यपालिका देखने को मिलती है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। यानी संसदीय प्रणाली की विशेषता होती है कि यहाँ आपको डबल एग्जीक्यूटिव मिलेगा, नाम मात्र का और वास्तविक। आगे और समझ लेंगे, ये चीज बार बार रिपीट होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेसिक है ये भी। लेजिस वी प्लस का कर दो ना, विधायिका प्लस कार्यपालिका। एल मतलब ये होता है बच्चों, थोड़ा आगे हम आए थे, इसको एल कहते हैं, इसको ई कहते हैं और इसको जे कहते हैं। मतलब लेजिस्लेशन, लेजिस्लेचर कह दो, लेजिस्लेटिव कह दो, एग्जीक्यूटिव कह दो और जुडिशरी। जे का मतलब जुडिशरी, न्यायपालिका। अंग्रेजी में थोड़ा हाथ तंग है आप लोगों का, मुझे लग रहा है? थोड़ा बना लो। देखो इंग्लिश से परहेज मत करो, नहीं तो क्या होगा, आप लोगों के, हमारे जो बच्चे हैं मैक्सिमम अब सब अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने लगे हैं। आज से 10-20 साल बाद ये स्थिति होगी कि आप किसी स्कूल में जाओगे, लगभग सारी स्कूल कन्वर्ट हो जाएगी। कौन से मीडियम में? इंग्लिश में। अभी तो एक साथ कन्वर्ट करना संभव नहीं है। विवेकानंद और महात्मा गांधी नाम से मॉडल स्कूल बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे सारी स्कूलें कन्वर्जन में चली जाएगी, और नहीं जाएगी तो फिर स्कूलों में एडमिशन नहीं होंगे। वैसे भी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कम होने का सबसे बड़ा कारण होता है क्योंकि उसमें मीडियम हिंदी है। और आजकल हर बच्चा, चाहे मजदूर का ही बच्चा क्यों ना हो, मजदूर भी चाहता है कि उसका बच्चा शिक्षा अच्छी ग्रहण करे। तो अंग्रेजी से बिल्कुल हाथ तंग होना अच्छी बात नहीं है। और उसका एक ही तरीका है, क्लास में मार साहब जब कभी अंग्रेजी में कोई शब्द बोल ले, कोई बात आ जाए, तो दोनों नेचर में ध्यान रखो। कभी कभी इंग्लिश में थोड़ा सा न्यूज सुन लो, इंग्लिश में थोड़ी सी बातचीत करने का प्रयास करो, कभी समय मिले तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लो।
ये सब कैरियर डेवलपमेंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। आपका व्यक्तित्व और निखर के सामने आएगा, स्कूल में आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बस अंग्रेजी बनना है हमें, लेकिन भाषा पे पकड़ होना बुरी बात नहीं है। अभी हाल ही में हमारे देश में 5 लोगों को भारत रत्न मिला है, जिसमें 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों को मिला है, जिसमें एक नाम है पीवी नरसिम्हा राव। और नरसिम्हा राव कई भाषाओं के ज्ञाता थे। तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कई भाषाओं का ज्ञान है। हमें सिर्फ एक ही भाषा आती है, ये अच्छी बात नहीं है। जब हम मनुष्य जीवन में पैदा हुए हैं, हमें गधा नहीं बनाया, चींटी नहीं बनाई, सुअर नहीं बनाया, चूहा नहीं बनाया, क्या बनाया? मनुष्य बनाया। तो हमें एक भेजा दे के भेजा है। क्या दे के भेजा है? भेजा। और सबका भेजा बराबर होता है 1400 ग्राम। कितना होता है? कोई कहे नहीं सर मेरा 1357 ग्राम है, मापना मुश्किल है। लगभग एक एडल्ट एज में आदमी का भेजा कितना हो जाता है? 1400। भेजे का कौन किस दिशा में कितना उपयोग करता है, सब पर निर्भर करता है। समझ में आ रही बात? तो आप यदि सही प्रयोग करोगे तो भाषा पे अच्छी पकड़ आ जाएगी। लर्निंग एक ये चीज कहती है, जिसको स्विमिंग नहीं आती वो स्विमिंग सीख सकता है, जिसको डांस नहीं आता वो डांस सीख सकता है, जिसको मनोविनोद की प्रवृत्ति नहीं है, हंसी मजाक नहीं आती वो हंसी मजाक सीख सकता है। कोई भी चीज सीखना इंडिया में, दुनिया में मनुष्य के लिए क्या है? पॉसिबल है, क्योंकि हम मनुष्य है। दूसरों से हमारी जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। और हम दुनिया की सबसे खतरनाक प्रजाति है। शेर भी, तेंदुआ भी हमसे डर है, हम उसके घर में घुस चुके हैं, इसलिए वो हमारे घरों में आता है बेचारा डर के मारे। और हम सोचते हैं कि वो हमारे घर में क्यों आया। हम उससे डरते हैं लेकिन वो हमसे डरता है, वो डर के मारे आक्रमण करता है, जबकि जोश में नहीं करता। वो तो किसी का जिगर खुल जाए तेंदुए का कि अब 2-4 को मार दिया, अब तो इंसान तू आ जा, तो फिर वो जिगरबाज हो जाता है। समझ आ रही बात? अदरवाइज मनुष्य से खतरनाक कोई नहीं है। यानी हम दुनिया के सबसे खतरनाक, सबसे बदमाश प्रजातियों में, और हमने बाकी सारी प्रजातियों को ठेस पहुंचा रखी है। हम बकरा खा जाते हैं, हम मुर्गा खा जाते हैं, हमारा बस चले तो हम इंसान को भी खा जाए। ठीक है, खैर ये भाषण था, लिखो आगे। तो लैंग्वेज पे पकड़ रखो बच्चों, यदि लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी तो आगे नुकसान होगा। ठीक है, प्रैक्टिस में थोड़ी बातचीत करना, थोड़ा कुछ पढ़ना। क्या बेटा, कहां से है? जाडोला। आजकल जाडोल फलासिया के लोग बहुत सक्सेस हो रहे हैं, यहाँ से आरएस बन रहे हैं। मैं तो जानता हूँ, मेरे स्टूडेंट है, यहाँ से बड़े बड़े अधिकारी बन रहे हैं, टीचर्स में सिलेक्शन हो रहे हैं, पुलिस में थानेदार में सिलेक्शन हो रहे हैं, अब बिजनेस में भी लोग आ रहे हैं। जाडोल से बहुत सारे लोग उदयपुर आ चुके हैं। ट्राइबल जो है ना, उसको अभिशाप मत मानो, ट्राइबल को वरदान मानो, क्योंकि गवर्नमेंट आपको खूब सुविधाएं दे रही है। समझे? चाहे राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, टीएसपी का लाभ मिल रहा है। कितने बच्चे टीएसपी इस क्लास में? और हमेशा हर क्लास में उदयपुर में 70% टीएसपी पॉपुलेशन होती है, तो टीएसपी का लाभ लो। ठीक है, आरक्षण का लाभ लो, उसको पॉजिटिव वेपन के रूप में प्रयोग करो। यदि मिलता है आपको, नहीं मिलता है तो भी घबराओ मत। किसी को लगता है साहब मुझे तो नहीं मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टॉप 10 में जो नॉन रिजर्व कैटेगरी के लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब पढ़ने वाले का जो है उसके लिए रिजर्वेशन कोई बैरियर नहीं है। तो दोनों रूपों में आप पढ़ाई करो, अपने साधनों का प्रयोग करो, लैंग्वेज पे पकड़ बनाओ। ठीक है ना, बार बार मैं बोल रहा हूं लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो पता होना चाहिए लेजिस्लेशन क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ो। शिक्षा मनोविज्ञान में क्या शुरू किया? अभी आपके क्या हुआ है, क्या चल रहा है? अच्छा, संप्रदाय चल रहे हैं, मतलब बेसिक से शुरू किया है सर ने। ठीक है, आगे बढ़ो। तो एक तो हो गया आपका कौन सी कार्यपालिका? नाम मात्र की। नाम मात्र की कार्यपालिका मतलब जिसके पास एक्चुअल में पावर नहीं है, वो कठपुतली है, मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करती है। ठीक है, तो यहां लिख दो नीचे, यह मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करती है, मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करती है। हिंदी क्लास कितने बजे होती है आपकी? नहीं मतलब सॉरी, राजस्थान हिस्ट्री की 12:15 है ना? राजस्थान हिस्ट्री शुरू हुआ है ना आपके, और बाकी वालों के हिंदी शुरू हुआ है, तो कितने बजे का है? 12:15 का टाइम है ना? भाई टाइम हो गया ना बेटा, मेरा मानो, मेरी क्लास होती है 10:45 10:50 से शुरू होती है, 12:15 तक मेरी क्लास रहेगी, फिर उसके बाद में
लगभग 12 सवा 12 से आपका 10 मिनट का एक ब्रेक भी चाहिए आपको, तो आज के लिए इतना इनफ है। ठीक है, कल हम इस पे काम करेंगे कार्यपालिका, और कल हम एक पार्ट और अपने आप में कंप्लीट ही कर देंगे। कौन सा वाला? न्यायपालिका। परसों से बच्चों हम स्टेट पॉलिटी की शुरुआत कर लेंगे। स्टेट पॉलिटी आपके तीनों ग्रेड में आती है। ठीक है, अभी ये मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करती है। ठीक है, ब्रेक ले लो। जिसका ग्रेड 2 है वो तो यहीं रहेगा, और क्या पढ़ेगा? ग्रेड 2 या ग्रेड 1 वो तो पढ़ेगा राजस्थान का इतिहास। ठीक है, और जिसका रीट का सिलेबस है, या फिर फर्स्ट ग्रेड भी कहो आप, फर्स्ट ग्रेड वाले को राजस्थान हिस्ट्री नहीं पढ़नी जीके में, तो जिसका फर्स्ट ग्रेड और रीट है वो ऊपर जाएगा हिंदी पढ़ने के लिए, सेकंड फ्लोर। ठीक है, ब्रेक ले लो, आपको स्टाफ अनाउंस कर देगा। 5-7 मिनट का ब्रेक ले लो।